लो सर, मैं दामू। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, मैं म्यूट कर रहा। इस मीटिंग में केवल चैट पर बात कर सकते हो, इसमें आवाज नहीं रहेगी। ओके सर, चैट में ही बात करूंगा। आगे ये आवाज बंद है। सब अपना ऑडियो म्यूट रखना, ठीक है। और चैट पे बात कर सकते हो आप।
ऑडियो वीडियो नॉट रिक्वायर्ड, ओनली चैट। आवाज सुन पा रहे हो मेरी? आज का लेक्चर या सारे लेक्चर कब तक हैं? सारे जनवरी तक चलेंगे बेटा, लगातार चलेगी ये वाली क्लास तुम्हारे। ठीक है, सारा जो 12th वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा पढ़ाऊंगा, और 11th का जो कोई टॉपिक तुम्हें नहीं आया होगा वो बता देना, तो वो टॉपिक ले लेंगे अपन बाद में। 11th में कोई कमजोरी रह गई हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलेगा ये लंबा, एसी तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के और एसी तक चलेगा। इसमें लगातार 2 लेक्चर होंगे बेटा, क्योंकि मेरे पास क्या वो सब्सक्रिप्शन नहीं है जो लंबा 1.5-2 घंटे खींचने वाला। 40 मिनट में ये सेशन ओवर हो जाएगा और उसके 2-3 मिनट बाद दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो बीच में अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कट गया है, तो उसके बाद में आप दूसरा आईडी आपके पास होगा, एक तो 3 to 340 वाला है और एक 340 to 420 वाला है, तो तुरंत दूसरे उस पर जाकर के आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। 340 पर ये ऑटोमेटिक सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं, इट इज 3 ऑलरेडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच है बेटा। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कहानियां होती है देखो, अगर इसकी अपन फैमिली की बात करें तो ये कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं अपन। अब इलेक्ट्रिसिटी में देखो कितने सारी चीजें आएंगी। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्या होगा, चार्जेज एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज अगर मूव करने लग जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड हो जाए तो फिर वो ईएमडब्ल्यूज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर चार्ज एक्सीलरेट हो गया, एक तो चार्ज चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है, जब तक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वो सारे जो मैग्नेटिक वाली चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सारी चीजें किसमें आएगी, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स में आ जाएगी। और यहां पर जो चार्ज है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसकी फैमिली चलेगी। फिर अगर चार्ज को हम एसिलरेट कर दें, एसिलरेट का मतलब इतना ज्यादा वर्क डन करें, इतने ज्यादा वोल्टेज लगा दें कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चेक करके वो एसिलरेट होने लग जाए,
तो फिर वो बन जाएगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो ये सब चीजें बाद में आएगी। और ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पूरे 8 चैप्टर्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला ही टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दूसरा आपका कैपेसिटेंस होता है, तीसरा आपका हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी 1, चौथा हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लास्ट में क्या होता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। और सबसे बाद में जो बचता है फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद हम पहुंच जाते हैं फिर सीधे मॉडर्न फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक अलग ही टॉपिक है जो आप 6 महीने से पढ़ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे भी चलता रहेगा। चलो, तो आज अपन बात करेंगे सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें अपन जो पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इसमें मूविंग चार्ज नहीं आएंगे, क्योंकि चार्ज जैसे मूव करने लगता है फिर हम किस में चले जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाते हैं। तो हम यहां पर द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। चार्ज तो किस पे हो, स्टेडी स्टेट पर हो, और साथ में उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। अब चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या क्या घटनाएं हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है कि भाई चार्ज क्या होते हैं और चार्ज डेवलप कैसे होते हैं, चीजें इलेक्ट्रिफाइड कैसे होती है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, तो इलेक्ट्रोस्टेट का सीधा सीधा मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्टेबल चार्जेस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम। वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, व्हाट आर चार्जेस एंड हाउ वी गेट द इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट डालो, और सेकेंड पॉइंट में आया हमारा कि चार्जेस क्या होते हैं और इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। भाई ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने कि एन एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जब भी आपको किसी ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाई होगी तो ये सेंटेंस सबसे पहले बोला होगा कि एन एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल में एटम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें उतने के उतने प्रोटॉन होते हैं। छोटी सी बात है, एन एटम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होता है किसी एटम में उतना का उतना नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, उसमें कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। ठीक है भाई, अब इसका मतलब ये हुआ, आपने ये भी पढ़ा होगा कि अगर किसी एटम को हम बाहर से कोई एनर्जी दे दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना, बेचारे रिवॉल्व करते हैं अपनी, और वो अलग कहानी है कि भाई सर्कुलर पाथ में नहीं, वो उसमें इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। श्रोडिंगर क्या कहता है, जो नंबर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो सब अपने यहाँ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अभी तो अपन इतना मान के चलते हैं कि कोई एटम है, एटम में जो होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब उनके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इतना है कि वो अपनी उसमें रहते हैं और वो छोड़ करके नहीं जाते हैं। ठीक है भाई, जब छोड़ करके नहीं जाते हैं तो क्या होगा, अब अगर मान लीजिए बाहर से किसी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करा दूं, कोई एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा तो क्या होगा, वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाएंगे। प्रोटॉन तो निकलने से रहे, क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या एटम अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है ना, अब न्यूट्रल नहीं रहेगा, या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए किसी पार्ट में से, किसी एटम में से, तो अब एटम क्या बन गया हमारा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रिफाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट का नाम ए है भाई और दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम बी है। ये भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, ये भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। दो ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास। ये भी जो पूरी बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और चूंकि ईच एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, देयरफॉर बॉडी ए इज न्यूट्रल, ऑल्सो बॉडी बी इज न्यूट्रल। अब मैं इनको एनर्जी दे दूं। एनर्जी देने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप लोगों को पढ़ाया हुआ किसी ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा है, एक बॉडी है उसके ऊपर लाइट डाल दीजिए। लाइट डाल दीजिए मतलब कौन सी एनर्जी आ गई हमारे पास, सोलर एनर्जी आ गई, लाइट एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट, जब वो उसके ऊपर डलती है तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कि भाई हमने बाहर से एनर्जी दे दी, उसके ऊपर हमने कुछ फोटॉन्स डाले, फोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपने सुना होगा थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन क्या बताता है बेटा कि किसी भी एक मेटल को गर्म करो, गर्म करने से क्या होता है, हीट एनर्जी मिलती है और हीट एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। ये थर्मियोनिक इमिशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या हमारा काम होने वाला नहीं है, हमारा काम तो इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, यहां भी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट को। तो दोनों ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को रब करते हैं, इन दोनों को रब करते हैं। रब करने से फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी मिल गई इनको फ्रिक्शन से, फ्रिक्शनल एनर्जी भी बोलते हैं उसको, एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिल गई तो निश्चित रूप से क्या होगा, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक और दिमाग में प्रश्न आता है कि सर दोनों को रब कर रहे हैं तो कोई एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज पहले क्यों करे, ठीक है। उसका जवाब क्या हुआ बेटा, उसका जवाब यह हुआ कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होता है वो पहले इलेक्ट्रॉन लूज करती है। वर्क फंक्शन जानते हो ना, क्या होता है वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाते हैं, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन देर से निकलते हैं। तो मान लीजिए हमने इन दोनों ए और बी को रब किया और ये मान के चल रहे हैं कि वर्क फंक्शन ऑफ ए इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। ए का जो वर्क फंक्शन है बी के वर्क फंक्शन से कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, पहले इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा, ए निकालेगा। ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेट अस सपोज मान लीजिए इसके पास थे 50 तो प्रोटॉन थे और 50 इलेक्ट्रॉन थे। इस पर मत जाओ इसमें कितने क्या थे, अपन मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि 50 प्रोटॉन थे 50 इलेक्ट्रॉन थे। ये कोई दूसरी बॉडी है उस पर 80 प्रोटॉन थे 80 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है भाई। हमने इनको एनर्जी दी बाहर से बेटा, एनर्जी दी यानी कि रब किया, रब करने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। हीट एनर्जी जैसे ही मिलती है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो मान लीजिए इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब क्या रह गया, प्रोटॉन तो 50 है, अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हमारे पास, 40 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ये 10 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, देखो यहां पर चले गए। तो अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऊपर 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो जब इन दोनों को रब किया ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके बी पर चले गए। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज कितना है 50, नेगेटिव चार्ज कितना है 40। विच चार्ज इज मोर, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हो गया कि ए पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ए कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अच्छा अब इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए एक्स्ट्रा। तो अब पहले इस पर 80 प्रोटॉन थे 80 इलेक्ट्रॉन थे, अब इस पे प्रोटॉन तो 80 है, अब इलेक्ट्रॉन कितने गए उसके ऊपर 90। इसका मतलब ये क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो ये दिमाग में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि व्हेन टू थिंग्स आर रब्ड टुगेदर अ बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन्स। The body which lose the electrons becomes positively charged and the body which gains the electrons becomes negatively charged। ये छोटा सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है, आप लोगों को याद भी होगा, पर मेरी फर्ज है क्योंकि रिवीजन करा रहा हूं तो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या आया कि when two things are rubbed together a body loses the electrons। which body loses the electron whose work function is low। जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी,
ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी उसके पास क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन गए उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेचर में दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे पहले जो इसके बारे में चीज दी थी वो दी थी ओरस्टेड ने। ओरस्टेड इज द मोस्ट हार्ड वर्कर। बहुत एक्सपेरिमेंट किए ओरस्टेड ने, आगे भी आप मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ओरस्टेड का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स में। ओरस्टेड ने बताया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है कि बॉडी दूसरी चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। ठीक है बेटा, तो यहां से हमारे पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो आदमी था उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा उन एक्सपेरिमेंट्स की, छोटी सी बात बता देता हूं। एक ने क्या किया, उसने एक अंबर करके सब्सटेंस होता है, उस अंबर को उसने फर पर जब उसने रब किया तो क्या हो गया, अंबर नेगेटिवली चार्ज हो गया और फर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, एक ग्लास रोड ले लो, जब ग्लास रोड को किसी नाइलॉन क्लॉथ पर रब करते हैं तो ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नाइलॉन क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अंबर जैसे कुछ और सब्सटेंसेज हैं, एबोनाइट, ठीक है, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीजें क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और फर है, ग्लास रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट थे, ये एक्सपेरिमेंट किसने बताया बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ये छोटी चीजें आप लोगों के जेई लेवल पर पूछते नहीं है, केवल मैंने जानकारी के लिए आपको बताई। तो मेरे पास कुल मिलाकर के यहां से निकल करके आया कि जो बॉडीज इलेक्ट्रिफाइड होती हैं तो दो तरीके से इलेक्ट्रिफाइड हो सकती हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकती हैं या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं। और भी तरीके हैं चार्ज प्रोड्यूस करने के, इंडक्शन वगैरह, वो अपन आगे पढ़ेंगे। करेक्ट है? देखो, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आया कि वी हैव टू चार्जेस, चार्ज दो तरह के हो गए बेटा, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, फिर एक्सपेरिमेंट से हमने पता किया कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस का मतलब हो गया दो पॉजिटिव चार्ज है रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी एज यू नो अबाउट द मैग्नेटिक ऑल्सो। मैग्नेट में आपने पढ़ा है दो तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहां भी कुल मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज का जो यूनिट है बेटा वो एक कूलम, वो ऐसा यूनिट है इसका, एम्पियर इनटू सेकंड। याद रखना, आपने Q इक्वल टू IT पढ़ा होगा, I होता है एम्पियर में, S हो सेकंड में, तो ऐसा यूनिट होगा इसका एम्पियर इनटू सेकंड, कूलम नहीं होता है। कूलम इज नॉट ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट इज एम्पियर इनटू सेकंड। ठीक है, और एम्पियर इनटू सेकंड को हम बोलते हैं कूलम। कूलम कूलम एक लार्जर यूनिट है तो इनकी स्मॉलर यूनिट्स को हम यूज करेंगे, जैसे मिली कूलम 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम, नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम। ये स्मॉलर यूनिट्स है जिसको हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। बाकी ऐसा यूनिट के बारे में क्या याद रखेंगे,
तो म्यूट नहीं है क्या सब? अच्छा, चलो भाई ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो चैट करके इसमें। नको बड़े आगे, चलो ठीक है। तो ये था हमारा चार्ज। व्हाट इज चार्ज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और एक और चीज, कभी कभी तो डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, वो भी लिख देता हूं चलो। तो Q इज इक्वल टू आई टी, आई हो गया एम्पियर, ये सेकेंड, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0 l0 t1 a1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द चार्ज। ठीक है। आपका वीडियो क्या हो रहा है बेटा, लेग हो रहा है? अच्छा, लेकिन तुझे तो कंटिन्यूस आ रहा होगा ना बेटा। चल आगे चलते हैं। इस पूरे चैप्टर का जो सोल है, जो आत्मा है, उसका नाम है कूलम्स लॉ। आज अपन कूलम्स लॉ की बात करेंगे। देख, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलम। व्हाट इज दिस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पूरा चैप्टर में जो कैलकुलेशन आएंगे वो सारे कैलकुलेशन इस कूलम्स लॉ के ऊपर भी बेस्ड है बेटा। ध्यान से समझने की कोशिश करो जरा। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ कूलम। सपोज हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2। अब ये किसी भी नेचर के हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों बातें हो सकती है, कोई बात नहीं भाई। तो अगर मान लीजिए ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा भाई? ये भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन अगर इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कूलम ने अपने स्टेटमेंट में दोनों बातें लिखी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसमें सीधी सी बात लिखी बेटा उसने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। क्योंकि अगर दोनों सेम चार्ज होंगे, दोनों का नेचर सेम होगा तो रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा, और दोनों का अगर नेचर अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड वर्ड मैंने यूज किया है यहां पर। जब मैग्नीट्यूड यूज कर लिया तो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या कहेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ओके भाई, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसका अगर मैं ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा बेटा? ऐसा आएगा। देखो इधर Q1 Q2 ले लिया भाई, इधर फोर्स ले लिया, तो इसका मतलब A प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। यहां से क्या मिल रहा है हमें कि चाहे अपन Q1 को इंक्रीज करें चाहे Q2 को इंक्रीज करें, फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इक्वल इंक्रीज होगा। फोर्स क्या होगा? इक्वल इंक्रीज होगा। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाएगा। अभी अपन वेक्टर नोटेशन पढ़ेगा इसमें, उसमें क्लियर होगी बात। तो F is directly proportional to the multiplication of their magnitudes. Number 2, F inversely proportional to square of the distance. Inversely proportional to square of the distance. ध्यान से देखो जरा, ये R ये F,
ठीक है, आप मैथ्स के बच्चे हो, हालांकि मैं दिया दिखा रहा हूं तुम्हें, लेकिन मेरा फर्ज है, मेरे को सब चीजें बतानी चाहिए। अगर ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता तो आप जानते हो कौन सा ग्राफ बनेगा, कोई बता सकता है मुझे? केवल एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और उसका स्लोप कम होता है बेटा। ऐसा देखो, अगर ये आर है, ये एफ है, तो ये स्लोप होता है, इसका स्लोप कम होता, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां देखो, यहां आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे, एफ इज इक्वल टू 1 होगा, आर इज इक्वल टू 2 तो एफ हाफ हो गया, आर इज इक्वल टू 3 एफ 1/3 हो गया, आर इज इक्वल टू 4 बेटा एफ क्या हो जाएगा? क्वार्टर। यानी कि आर इज इक्वल टू 4 करेंगे जब फोर्स एक क्वार्टर रह जाएगा। कब? जब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन अगर एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो इसका मतलब आर को 1 करेंगे एफ 1, आर को 2 करेंगे एफ 1 क्वार्टर। डिस्टेंस को दुगना करते ही फोर्स तेजी से घटेगा, समझे? तो तेजी से घटेगा, देखो ये इसका स्लोप ऐसा आएगा, ऐसा स्लोप आएगा, ठीक है ना? इसमें और इस स्लोप में डिफरेंस देखो बेटा, ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो स्लोप कम है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जैसे मैं करता हूं तो स्लोप ज्यादा हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स तेजी से घटता है, इट डिक्रीजेज रैपिडली। और इस कर्व को कोई नाम बता सकता है मुझे? इस कर्व को क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में आप लोगों को पढ़ाया होगा सर ने, एसिम्पटोट, डिफरेंशिएशन में भी है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है? अनंत स्पर्शी, अंत स्पर्शी, जो सर इसको टच नहीं करती है, आर एक्सिस को टच नहीं करेगी, दिस इज नॉन एज एसिम्पटोट। मैथमेटिक्स की बात है लेकिन बता देता हूं। क्लियर होगी बात सबकी? चलो आगे चलते हैं। अगर इन दोनों को मैं मिला देता हूं तो कुल मिलाकर मेरे पास जो रिजल्ट आया, व्हाट इज दैट, कि एफ हाँ भाई चलो, किसी का कॉल आ गया था बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर K स्मॉल k है ये, और इसका नाम है यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 और 1/4πε0, इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ध्यान से देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। K इज व्हाट? स्मॉल k लिखा हूं मैं क्योंकि आगे कैपिटल K भी लिखने वाला हूं आगे जाकर के। स्मॉल k इज हियर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड हुज वैल्यू इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। आप लोगों ने अगर 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा, इट इज द सिमिलर टाइप कांस्टेंट, और द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 इंटू 10 इज रेज़ टू द पावर -11। वहां पर था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, क्योंकि वहां पर फोर्स जो था वो दो मासेस के बीच में था, यहां पर जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच में, इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं? कूलम स्क्वायर। क्लियर बेटा? ठीक है, चलो भाई, तो ये मिल गया हमें। तो यहां से F इज इक्वल टू के,
या 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. This is a force between two charges in vacuum. अगर दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, एयर भी नहीं है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 1/4πε0 हम लिखेंगे। ε0 का भी नाम बता देता हूं मैं आपको। ε0 को बोलते हैं यहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस का मतलब यहां पर क्या हो गया वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.854 10 is raised to the power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ठीक है। और कूलम ने सीधा सीधा देखो यहां पर F is directly proportional because this is the constant value, therefore F is directly proportional to the multiplication of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance. If we increase Q1 or Q2 or both, the force of attraction or repulsion between them is increases, but if we increase the distance between the charges, force decreases rapidly. बहुत तेजी से फोर्स घटता है, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है। अब अगर मान लो दोनों के बीच में मीडियम रख दें भाई, ये Q1 Q2 दो चार्ज है, इनके बीच में मीडियम रख दिया कोई, दोनों चार्जेस को उठा करके हम तेल में ले गए, किसी ऑयल में ले गए, तब दोनों के बीच में क्या आ गया, कुछ मीडियम आ गया। नेचुरली अब क्या होगा बेटा, जो फोर्स होगा उन दोनों के बीच में मीडियम पर डिपेंड करेगा भाई। नाउ इट विल डिपेंड अपॉन मीडियम, ठीक है। तो मीडियम की स्ट्रेंथ कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो मीडियम के में हवा है, एयर है, एयर के लिए क्या होता है 1.00086 नियरली इक्वल टू द वैक्यूम, ठीक है ना, लेकिन मीडियम तो है। अगर मान लीजिए इनके बीच में हम पानी भर दें, वाटर, वाटर क्या है मीडियम है, उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे हाई होता है 80 डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो मीडियम में अगर हमें फोर्स लिखना है, और अगर मान लीजिए इसके मीडियम के लिए क्या लिखूंगा, देखो यहां से एक मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 εr Q1 Q2 by R स्क्वायर। और ये जो मल्टीप्लीकेशन लगाया मैंने साथ में ε0 εr, दैट इज एप्सिलॉन। तो व्हाट इज एप्सिलॉन हियर, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलेंगे इसको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एक और नाम है इसका, नाम में कभी कंफ्यूजन मत होइए, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। दूसरा नाम क्या है इसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आपने देखा हो यहां पर मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि आपका जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को आपने दोनों चार्जेस के बीच में रखा है, उसका स्ट्रेंथ कैसा है, उस स्ट्रेंथ पर इस ER की वैल्यू रहेगी। इस ER का ही दूसरा नाम, अभी जो मैं आपको दूसरा K की बात कर रहा था, कैपिटल K। तो ये दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की भावना एक ही है। एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और K को बोलते हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। A को तो क्या बोलूंगा मैं, रिलेटिव परमिटिविटी, और कैपिटल K को बोलूंगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जबकि स्मॉल k का क्या नाम दिया था मैंने, व्हाट वाज स्मॉल k, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू फिक्स है, दैट विल नॉट चेंज बिकॉज दैट इज फॉर द वैक्यूम, बट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल K which can also be written the relative permittivity epsilon r, the value of these two will depend upon the nature of the medium which you have placed between the two charges. क्लियर है भाई, है ना, हाँ ठीक है बेटा। देखो इस मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, आप लोग इसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। मैं 2-3 मिनट में वापस आता हूं नया मीटिंग सेट करके, करेक्ट है।